जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेजुआंग को चोट पहुंचाने की वजह से यांकाई को सीनियर चाओ का सामना करना पड़ता है, जो कि इन्फोर्समेंट हॉल के इंचार्ज थे। इसीलिए अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए वो वेजुआंग का सपोर्ट करके यांकाई और उसके साथियों को प्रिजन में डलवा देते हैं। इस बारे में जब सोमो की सिस्टर सुयान को इस मामले के बारे में पता लग गया था तो वो भी काफी गुस्से में वहां से रवाना हो जाती है यांकाई को बचाने के लिए। दूसरी तरफ फॉरेस्ट प्रिजन के अंदर सीनियर चाओ ने 2 बंदे भेजे थे यांकाई को जान से मारने के लिए। वो कायन रियल्म की 8th और 9th लेवल पे थे, इसलिए उनके साथ फाइट करना यांकाई पर भारी पड़ रहा था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांकाई को दिखाते हैं जो उन तीनों को अपने खिलाफ देखकर यही सोच रहा था कि इनसे कैसे निपटा जाए। तभी सामने से सीनियर चाओ कहते हैं, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारे खिलाफ फाइट कर सकते हो? ये बोलने के बाद वो फिर से अपने दोनों चमचों को आगे भेज देते हैं यांकाई की कुटाई करने के लिए। थोड़ी देर तक उनको संभालने के बाद उन लोगों ने अपनी पावर का यूज करते हुए यांकाई की जबरदस्त पिटाई करनी शुरू कर दी थी। वो तो उस पर लात, घूंसे, मुक्के सबकी बारिश किए जा रहे थे। ऐसे चारों तरफ से पिटने की वजह से यांकाई की बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और इस चीज से उसे स्कल मॉन्स्टर को गुस्सा आने लगता है। उसका गुस्सा उसकी बॉडी पर हावी होने लगा था, जिससे वह नेगेटिव एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे ही इस एनर्जी का एहसास सीनियर चाओ को होता है, वो फटाफट से अपनी पावर का यूज करते हुए यांकाई को दूर फेंक देते हैं, जिससे यांकाई बैक टू नॉर्मल हो गया था। पर वह यही सोचने लगता है कि यह बंदा इन लोगों को पीछे से सपोर्ट दे रहा है, जिससे मेरे लिए इन तीनों के खिलाफ लड़ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यह बोलने के बाद वह एक जबरदस्त पंच उस एक बंदे को लगाकर उसे जमीन पर पटक चुका था। अब एक बंदे को निपटाने के बाद दूसरे वाले बंदे के साथ उसके लिए फाइट थोड़ी सी इजी हो गई थी, पर कल्टीवेशंस हाई होने की वजह से वो बंदा उठाकर यांकाई को दूर फेंक देता है, जिससे यांकाई बैक टू नॉर्मल हो गया था। पर वह यही सोचने लगता है कि ये बंदा इन लोगों को पीछे से सपोर्ट दे रहा है, जिससे मेरे लिए इन तीनों के खिलाफ लड़ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यह बोलने के बाद वह एक जबरदस्त पंच उस एक बंदे को लगाकर उसे जमीन पर पटक चुका था। अब एक बंदे को निपटाने के बाद दूसरे वाले बंदे के साथ उसके लिए फाइट थोड़ी सी इजी हो गई थी, पर कल्टीवेशंस हाई होने की वजह से वो बंदा उठाकर यांकाई को दूर फेंक देता है। तभी हमें प्रिजन का एंटीडोट दिखाते हैं, जहाँ से सुयान अंदर आ रही थी। उसे फाइट की आवाज सुनाई देने लगती है। वो समझ जाती है कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने सुमो के दोस्तों को कैद कराया है, इसलिए आवाज का पीछा करते हुए वो उसी डार्क रूम के बाहर पहुंच गई थी, जहां से उसे देखने को मिलता है कि इन दोनों लोगों ने मार मार के यांकाई को अधमरा कर दिया है। यांकाई की हालत खराब करने के बाद सीनियर चाओ इन दोनों को रुकने का इशारा कर रहा था, क्योंकि वेजुआंग ने जो इन्हें ऑर्डर दिया था कि उसे जान से मत मारना, उसे जान से वो खुद मारेगा। यहाँ ये दोनों चमचे अपने सीनियर की बात सुनने के बाद यांकाई की पिटाई लगाना बंद कर देते हैं। उनमें से एक बंदे को, जिसे यांकाई ने एक जबरदस्त पंच मारा था, वो कहता है, ये बंदा कौन है? इसने मेरे जबड़े पे इतनी तेज मुक्का मारा है ना कि मेरा दांत हिलने लगा है। दूसरा वाला बंदा कह रहा था, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? अगर मैं इसके अटैक को टच नहीं करता ना तो मेरे तो बाप बनने की शक्ति चली जाती, मेरे साथ साथ मेरे जनरेशन का भी एंड हो जाता। इधर उनके बातों के बीच में हमें यांकाई की बॉडी से एक रेड एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देती है, पर फिलहाल इन तीनों में से कोई भी उस चीज को नोटिस नहीं करता। यहाँ अपने दोनों चमचों की बातें सुनने के बाद सीनियर चाओ कह रहे थे, आखिर एक कायन रेल्म का बंदा इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? वो तीनों तो अपना अपना काम निपटाने के बाद वहां से निकलने की सोच रहे थे, पर यही हमें यांकाई को दिखाते हैं, जिसकी बॉडी में वो रेड ब्लड चारों तरफ से फैल चुका था और अब तो उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसका ये मॉन्स्टर वाला लुक देखने के बाद ये तीनों डर जाते हैं। वो तो सोच रहे थे कि क्या ये इंसान है भी? इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद, अधमरा होने के बाद यह वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऊपर से इसकी एनर्जी, सीनियर तो ये सोच रहे थे कि ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो किसी कायन रियल्म के बंदे की बस की बात नहीं है। इसका और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह की रियल्म पर हो। यांकाई उन्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं देता, बल्कि वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें पंच करना शुरू कर देता है। इस बार यांकाई का पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो बंदा ब्लॉक करते हुए भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाता, बल्कि उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो काफी दूर उड़ता उड़ता दीवार से भिड़ जाता है। अपने चमचे का यह हाल देखने के बाद तो सीनियर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ यांकाई उस बंदे को दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ सीनियर चाओ को पता लग गया था कि वो इसे जान से मार देगा, अपने लिए मुसीबत ना खड़ी हो, इसलिए वह सामने आकर उस अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने विंड स्पिन का यूज कर रहा था। सीनियर चाओ का यह टेक्निक भी काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यांकाई इस बार इस पावरफुल अटैक से हिट नहीं होता, बल्कि वो भी अपने फुल फोर्स के साथ इसे अच्छे से ब्लॉक कर पा रहा था। दोनों के ही जबरदस्त अटैक आपस में टकराने की वजह से एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं। यांकाई तो बहुत ज्यादा पीछे हट गया था। वो दीवार से टकराते हुए भी गिरता नहीं है, बल्कि खुद को संभाल लेता है। वहीं इधर सीनियर चाओ ने इस अटैक के बाद जब अपना हाथ चेक किया तो पूरा हाथ तो आग की तरह जलने लगा था। वो तो ये देखकर कह रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने लावा में अपने हाथ को डुबो दिया हो। ये बंदा अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? उसके चमचे भी ये देखकर डरने लगे थे, पर वो कहता है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर इसकी पिटाई करो इसे। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए यांकाई को एक जबरदस्त किक मारते हैं, पर इस बार उनके किक का असर नहीं होता, बल्कि यांकाई का ही पंच मारकर उन्हें ढेर कर देता है।
इस बार यांग काई का एक एक पंच उनको 2.5 किलो के मुक्के की तरह फील हो रहा था। एक एक खाने के बाद ही इनके अंदर उठने की ताकत नहीं बचती। यांग काई को अपने लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटता देखकर यह बंदा सोचने लगा था कि अब इसे एक कदम आगे बढ़ना होगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो फिर चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। यह सोचते ही वो एक जबरदस्त पाम अटैक यांग काई के ऊपर थ्रो कर चुका था। यह अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। यह अटैक कितनी बुरी तरीके से हिट हुआ है। यांग काई को दीवार पर पटकने के बाद इस बंदे को लग रहा था कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है। उसे तो लग रहा था कि शायद अब यांग काई उसके इस अटैक को खाने के बाद उठ भी नहीं पाएगा। पर तभी वही यांग काई एक डरावने मॉन्स्टर की तरह उन सभी पर रोर करने लग गया था। यह देखकर तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनका तो मुंह खुल के रह जाता है। यांग काई यहाँ किसी जॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। अपनी हड्डियों को चटकाते हुए एक अजीब से वॉक के साथ क्रीपी स्माइल करते हुए वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो तीनों के तीनों डर से कांपने लगते हैं कि यह फिर से आ गया। यांग काई को अपने और पास आता देखकर इन तीनों में से किसी को समझ नहीं आता कि क्या करना है। वो तो पूछ रहे कि सीनियर ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि क्या करना चाहिए, जब तक ये मर नहीं जाता तब तक इसे लड़ना होगा। ये पूरी तरह से पागल हो गया है। इधर यांग काई के अटैक करने से पहले ही कोई उस प्रिजन को फ्रीज करके तोड़ देता है और यह काम और किसी का नहीं बल्कि सुयान का था, जिसे वहां देखने के बाद तो ये तीनों भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये यहाँ आएगी। सुयन सीधा यांग काई के पास पहुंचकर उसकी नेगेटिव एनर्जी को सुप्रेस करने लगती है। थोड़ी देर बाद यांग काई की बॉडी में अपनी यिन एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद वो पूरी तरह से उसकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। पर इस प्रोसेस को करते हुए वह समझ जाती है कि यांग काई इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है लेकिन फिर भी खुद की बॉडी को फोर्स कर रहा है फाइट करने के लिए। उसका यह जज्बा सुयान को बहुत पसंद आया था। जैसे ही यांग काई की बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि सेंसेस खोकर वो सुयान के ऊपर ही गिर जाता है। वो उसे संभालकर वहां से ले जाने लगती है। साथ ही वो उन तीनों को घूर कर देखकर उनसे पूछ रही थी कि किसने मारा इसे। सीनियर ब्रदर सीधा सीधा जवाब दे देता है कि हम तीनों ने अटैक किया था उस पर। वो तो वेल्डन बोलकर वहां से निकल जाती है। इधर यह बंदा राहत की सांस लेते हुए कह रहा था कि अच्छा हुआ सुयान ने हमें कुछ नहीं किया, अगर यह हमारे साथ फाइट करती तो हम जिंदा भी नहीं बच पाते। ऐसा सोचते ही उसे अपने चेस्ट के पास कुछ महसूस होता है। वो तीनों ही ये देखकर डर जाते हैं लेकिन उनके रिस्पांस करने से पहले ही यह जबरदस्त अटैक उनसे हिट हो चुका था। उस धमाकेदार अटैक की वजह से यह बंदा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। इसके मुंह से तो ब्लड आने लग गया था। यह बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वहां पर मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी अटैक करके चली गई, वो भी इतना ज्यादा खतरनाक। सीनियर चाओ भी यही सोच रहा था कि जैसा सुना था इनके बारे में, तीनों सेक्ट की सबसे नंबर 1 डिसाइपल इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। यांग काई को भी इस अटैक के बारे में पता लग चुका था। वो सीनियर सिस्टर से कहता है कि क्या ये अटैक तुमने किया? वो कहती है हाँ। वो कह रही थी कि क्या इन लोगों से तुम अकेले फाइट कर रहे थे? यांग काई हामी भरते हुए कह रहा था कि मेरे 2 और जूनियर्स हैं, उन्हें भी निकालना होगा यहाँ से। सीनियर सिस्टर सुयान यांग काई से पूछ रही थी कि सुमो कहाँ है। वो कहता है कि इन लोगों ने पक्का उसे कहीं भिजवा दिया होगा क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुमो को भी यहाँ पे कैद कर दे। ये कहते हुए वो सुयान को लेकर आ गया था अपने दोनों दोस्तों के पास। सुयान अपनी पावर का यूज करते हुए वहां का ताला तोड़ देती है। उसने अभी भी यांग काई को होल्ड करके रखा हुआ था, वो भी उसकी बाजुओं से। ये देखकर तो यूटियन सोचने लगता है कि अगर ऐसे सीनियर सिस्टर ने मुझे पकड़ा होता तो मैं तो मर भी जाता तो भी गम नहीं होता। यहाँ सीनियर सुयान उन तीनों को अपने साथ बाहर की तरफ ले जाने लगती है जहाँ अंधेरे कमरे से एकदम रोशनी में आने से उनकी आंखें चमकने लगी थी। बाहर निकलने के बाद वहां पर उन्हें काफी सादा क्राउड नजर आ रहा था। इतने सारे लोगों को देखने के बाद यांग काई समझ जाता है कि ये सारे लोग और किसी को नहीं बल्कि सुयन को देखने आए हैं। अब वो इतनी बड़ी हस्ती है, हर किसी की मदद तो नहीं करती होगी ना। पक्का लोग यही देखने आए होंगे कि आखिर सुयन यांग काई की मदद क्यों कर रही है। पर सीनियर सिस्टर को किसी का डर नहीं था। वो यांग काई का हाथ नहीं छोड़ती। वो उसे पकड़कर ही क्राउड के बीच में से लेकर आगे बढ़ने लगी थी। सब लोग तो यांग काई को बहुत ही ज्यादा घूर घूर के देखने लगते हैं। यूटियन भी लाइक कि यांग काई तुझे नहीं पता भाई, तू अब इनकी नजरों में क्या बन गया है, क्योंकि सीनियर सुयान किसी भी लड़के के इतना क्लोज नहीं गई है जितना तुम्हारे गई है। तुम तो रातों रात फेमस हो गए हो, अब तो तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन भी बनेंगे। यही सोच रहा था वो यांग काई के बारे में। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर काफी सारे लोग हाथ में डंडा लेकर यांग काई का रास्ता रोककर खड़े थे। सीनियर सिस्टर सुयन उन सभी को रास्ता छोड़ने को कह रही थी कि तभी हमारे यांग काई को काफी किलिंग इंटेंट फील होने लगता है। ये किलिंग और किसी का नहीं बल्कि एक लव राइवल उसका नाम होंग चैन है, जो कि तीनों सेक्ट का सेकंड सबसे पावरफुल डिसाइपल है। इसलिए वह सीनियर सिस्टर से डरता नहीं है बल्कि कहता है कि कैसी बात कर रही है सिस्टर सुयन, ये सभी लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आप खामखा हमारे रास्ते में आ रही हैं। यूटियन को तो इस होंग चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कहता है कि सेकंड सबसे से पावरफुल बंदा होने की वजह से ये सीनियर सिस्टर को कम नहीं समझता। यहाँ अब तक सिस्टर सुयान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो कहती है कि मैंने कहा रास्ते से हटो। यहाँ होंग चैन सफाई देते हुए कह रहा था, सिस्टर सुयान इस लड़के ने रूल्स ब्रेक किए हैं जिसकी वजह से एल्डर आकर इसे सजा सुनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ से हट नहीं सकते और ना ही इसे जाने दे सकते हैं। अब सेक्ट रूल सुनकर तो यांग काई का दिमाग खराब हो चुका था। वो गुस्से में कहता है, कौन सा सेक्ट रूल तोड़ा है हमने, जरा बताओगे डिटेल में। तो वो बंदा तो कह रहा था, तुमने मर्डर अटेम्प्ट किया है, इसके अलावा इन्फोर्समेंट हॉल की टीम को भी काफी बुरी तरीके से पीटा है। ये सारी चीजें अगर एल्डर के सामने पेश की जाए ना तो तुम्हें लिंग चाओ पवेलियन से यूं निकाल दिया जाएगा। सुयान का कहना था, मुझे यह बताओ कि वहाँ पर ग्रुप फाइट चल रही थी
तो फिर तुम्हारे इन्फोर्समेंट हॉल टीम के लोगों ने सिर्फ एक साइड के लोगों को ही क्यों अरेस्ट किया? लॉ के हिसाब से तो तुम्हें दोनों टीमों को अरेस्ट करना चाहिए था। तो अब जरा रूल के हिसाब से मुझे ये बताओ कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं? यह बंदा तो डर के मारे अपने मन में सोचने लगता है, कौन ग्रैंड एल्डर के ग्रैंडसन को अरेस्ट करेगा? उसे रिस्पॉन्स ना करता देखकर सुयन कहती है, अगर इन लोगों ने मर्डर अटेम्प्ट किया है तो वो बंदा सीरियसली इंजर्ड होगा ना। कहाँ है वो बंदा? उस बंदे को हिचक देखकर और कोई जवाब ना देता देखकर सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे यह बताओ कि वो बस एक छोटी सी खरोंच थी। अगर तुम लोग खरोंच को भी मर्डर में काउंट करने लगे हो तो फिर तो तुम्हें पूरे लिंक्स ऑफ पवेलियन के एक एक डिसिपल को अरेस्ट करना होगा, क्योंकि सारे डिसिपल ने एक दूसरे को चैलेंज करते हुए हर्ट करने की कोशिश तो जरूर की होगी ना। ये सुनकर तो वहां मौजूद सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि बात अब उनके रेपुटेशन पर भी आ गई थी। अब वो लोग भी फंस जाते, क्योंकि क्या पता ये बंदा यांकाई को अरेस्ट करने के लिए उन सभी को भी अरेस्ट कर ले। यहाँ सीनियर सिस्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद ये बंदा नर्वस होते हुए यही सोच रहा था कि इस लड़की को तो मुझसे भी ज्यादा पता है। यहाँ सीनियर सिस्टर कहती है, रहा सवाल पनिशमेंट देने का और साथ ही इन्फोर्समेंट टीम की लॉ का, तो तुम लोग सिर्फ उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हो जिनके पास पावर है। तुम लोग उसी को सजा देते हो जिसे सजा देने के लिए तुम लोगों को कहा जाता है। यह इन्फोर्समेंट हॉल असल में कुछ लोगों के पावर ग्रैब करने का एक जरिया बन चुका है, इसलिए लॉ और जस्टिस की बात तो मेरे सामने ना ही करो तो बेहतर होगा। यह सुनने के बाद तो उस बंदे को काफी बड़ा झटका लगा था, साथ ही उसे सुयान पर गुस्सा भी आने लग जाता है। जब सीनियर सिस्टर उन सभी को पपेट कहती है, वो तो उन्हें धमकी देते हुए कह रही थी, बाद में मुझे ब्लेम मत करना, इसलिए अभी तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि रास्ते से हट जाओ। अब यह डायरेक्ट धमकी सुनने के बाद यह बंदा कह रहा था, क्या अब आप हमें धमकी देंगी? यहाँ यह बंदा बातों बातों में सभी के सामने यह एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सुयान को पसंद करता है, पर वो उसे जरा भी भाव नहीं देती। यह बात सुनकर सीनियर सिस्टर गुस्सा होते हुए कहती है, अपनी जुबान संभाल के बात करो। यांकाई को भी यह सुनकर हंसी आ रही थी कि यह बंदा इसके लिए फीलिंग्स का गुस्सा, उसकी नफरत साफ देखी जा सकती थी। वो कहता है, आखिर आप इस कमीने के साथ क्यों खड़ी है, जबकि ये किसी भी पोजीशन को होल्ड नहीं करता? सीनियर सिस्टर उसे चुप कराते हुए कह रही थी, तुम्हें खुद पता है कि कौन सही है और कौन गलत, खुद से पूछो। अब तक यह बंदा काफी ज्यादा चढ़ चुका था, इसलिए वो यांकाई से कहता है, सामने आ। तो यांकाई के सामने आने पर वो कहता है, चुपचाप सेल में वापस लौट जा, वरना जो चीजें अभी हो रही हैं उससे ज्यादा ट्रबल खड़ा हो जाएगा। सब कुछ तुझसे शुरू हुआ है तो तू ही खत्म कर। अब ये सुनकर तो यांकाई समझ गया था कि इसका खून खोलने लगा है। इसे सुयन के साथ देखकर तो वो काफी ज्यादा घायल होने की एक्टिंग करते हुए सीनियर के कंधे पे रखते हुए कह रहा था, सीनियर सिस्टर मेरे लिए यहाँ पर सबके सामने खड़ी है, मैं उन्हें ऐसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब उन दोनों की क्लोजन देखकर तो इस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यूटियन भी लाइक, भाई तूने क्या किया? अब तीनों सेक्ट के मेल डिसिपल तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। इधर यांकाई उस बंदे का खून लाते हुए हमारी सीनियर सिस्टर से कह रहा था, आप भी यही चाहती है ना कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं? सीनियर सिस्टर को पता था कि यह बंदा सामने वाले बंदे को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद का एडवांटेज लेने नहीं देने वाली, क्योंकि आज तक किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरे इतने पास आ सके। यह बोलने के बाद हामी भरते हुए उसे एक पीठ पे मुक्का दे मारती है, जिससे उसकी नाक से खून आ गया था। वो तो उसे चिढ़ाते हुए कह रही थी, देखो तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो कि तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। यांकाई को पता लग गया था कि सीनियर सिस्टर टेढ़ी चीज है, इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आने वाली। वहीं उन दोनों की ये क्लोजन देखने के बाद तो इस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो तो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिर आपको इस कचरे को छूने की हिम्मत कैसे हुई? वो दोनों एक साथ चिढ़ते हुए कहते हैं, कचरा किसको बोला? अब सीनियर सिस्टर को उसके लिए स्टैंड लेता देखकर यांकाई कहता है, लगता है ये इस एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही घुस गई है। सीनियर सिस्टर के चेहरे की तरफ देखने पर यांकाई को नजर आता है कि वह काफी गुस्से में उस लड़के को घूर रही है। वो तो बस उन्हें देखता ही रह जाता है और इसी प्यारे सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। वैसे आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना।